ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि जब भी किसी मेटल रॉड को पानी में या मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है या डुबोया जाता है तो इस छड़ से, मेटल रॉड से मेटल आयंस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और इस मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर इकट्ठे हो जाएंगे। हम कहेंगे कि अब इस सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो गया है। हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ये मेटल रॉड। इस मेटल रॉड का कंपोजिशन क्या है या कौन सी मेटल रॉड है ये, इस पर डिपेंड करता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। कल हमने देखा था कि लिथियम ज़्यादा मेटेलिक है बजाय सिल्वर के। ज़्यादा मेटेलिक है क्योंकि लिथियम की लिथियम आयंस में तब्दील होने की टेंडेंसी पानी में ज़्यादा है बजाय सिल्वर के सिल्वर आयंस में तब्दील होने की। इसलिए हमने कहा कि इस मेटल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा पैदा होता है, अर्थात कितने ज़्यादा मेटल आयंस सॉल्यूशन में आते हैं और कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर इकट्ठे होते हैं। मैथमेटिकली इस चीज़ को बताने के लिए ये एक इक्वेशन है जिसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा पैदा होगा, ई मेटल सॉल्यूशन आयंस और मेटल रॉड पर एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसको हम बता सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, E0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल है। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। या दूसरे शब्दों में, सिंपल भाषा में, E0 मेटल की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो लिथियम है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, उसके बारे में बताता है। और फॉर अ पर्टिकुलर मेटल ये फिक्स होता है। दूसरी चीज़ जिस पर कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अगर हमने लिथियम लिया है तो लिथियम केवल एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अगर हमने मेटल रॉड जिंक की ली होती तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल आयन रिलीज होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए हमने एक वैल्यू जो ऐड करी वो है एन, जिसे हमने कहा वैलेंसी। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज होने पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। गैस कांस्टेंट आर। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ आयंस। अगर इसको सरल भाषा में बताएं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन ही है कि कितने आयंस की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी बताया है, क्योंकि कंसंट्रेशन में
और इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। ये फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो AMN+ ये एक्टिविटी ऑफ आयंस हैं जिन पर कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर मेटल रॉड का हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसका किसी के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, यानी दो इलेक्ट्रोड्स हमें डिप करने पड़ेंगे। इनमें से एक इलेक्ट्रोड हमारा मेटल रॉड है, दूसरा इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कई तरीके के होते हैं, उनमें से जो मोस्ट कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मन से 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में मैंने यहाँ पर एक ये रेडॉक्स कपल दिया है। ये रेडॉक्स कपल हाफ रिएक्शन को डिनोट करता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिथियम प्लस लिथियम हाफ या रेडॉक्स कपल लिया है तो इसका मतलब है कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम। क्योंकि यहाँ पर मैंने रेडॉक्स कपल इस तरीके से लिया है कि लिथियम आयंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में तब्दील हो रही हैं लिथियम में, इसलिए यहाँ पर इस कन्वर्जन के लिए जितने इलेक्ट्रिसिटी या जितने पोटेंशियल की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर हम लिथियम का रिडक्शन कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारे मेटल आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया है। तो लिथियम आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है। इसी तरीके से पोटेशियम हाफ रिएक्शन के लिए या रिडॉक्स कपल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल -2.93 है। इसका मतलब है कि पोटेशियम प्लस आयन को पोटेशियम में तब्दील करने के लिए हमें इतना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल देना पड़ेगा, इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल ये बताता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस टेबल में अगर हम देखें तो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, अर्थात लिथियम पोटेशियम को रिड्यूस कर सकता है, कैल्शियम को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, यानी लिथियम इससे नीचे आने वाले सभी मेटल आयंस को रिड्यूस कर सकता है। इसी तरीके से जिंक आयरन को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि जिंक से नीचे आने वाले जितने भी मेटल आयंस हैं उनको जिंक रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जिंक अपने से ऊपर आने वाले मेटल आयंस को रिड्यूस नहीं कर सकता, उनको अपचयित नहीं कर सकता। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो जिंक जो कि एक मेटल है जिसकी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन वो अपने से नीचे आने वाले मेटल्स को ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अपने से ऊपर वाले मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है, क्योंकि ऊपर वाले मेटल आयंस की रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि जिंक और कॉपर की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिंक
का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.35। इसका मतलब है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है और जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो सकती है जिसमें कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, कॉपर की कम है। कॉपर यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो गया है, जबकि जिंक आयंस में तब्दील हो गए हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल आयन जितना ऊपर है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव है, उसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी या दूसरे आयंस को अपचयित करने की प्रवृत्ति अधिक है। या हम कह सकते हैं कि जितना इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मेटल ऊपर की तरफ है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मेटलिक प्रॉपर्टी रखता है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। अगर यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करें तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसको इन पार्ट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉपर 2 प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस H प्लस कॉपर, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो है +0.35 वोल्ट। तो अभी हमने देखा था कि ये +0.35 वोल्ट हमने लिखा था। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का। हाइड्रोजन हमने अभी देखा था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मैंने बताया था कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, हमें डेफिनेटली एक और इलेक्ट्रोड चाहिए होता है जिसे हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने 0 माना, और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कॉन्टेक्स्ट में कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.35 वोल्ट। इसी तरीके से जिंक के लिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है -0.76 वोल्ट। अगर हम इसे रिएक्शन 1 कहें, इसको रिएक्शन 2 कहें, तो रिएक्शन 1 - 2 अगर हम करते हैं तो क्या होगा? अगर इस एरो को हम इक्वल टू मान लें तो उस केस में ये वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचा क्या कि ये कॉपर 2 प्लस ये जिंक माइनस का था, तो ये इक्वल टू किधर चला गया? जिंक गिव्स कॉपर प्लस ये जिंक 2 प्लस माइनस का था, तो ये अपोजिट साइड में चला गया जिंक 2 प्लस। तो अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन को देखें और इस रिएक्शन को देखें तो ये दोनों सेम हैं। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब इस रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए हो जाएगा 0.35 वोल्ट प्लस का है, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो
माइनस 0.76 वोल्ट इक्वल टू प्लस के 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र किया जा सकता है, हाफ रिएक्शन के लिए या रेडॉक्स कपल के लिए भी, और कंप्लीट रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू ये बताती है कि ये रिएक्शन इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। आप देखिए कि कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.35 वोल्ट था प्लस। मैंने कहा कि जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में तब्दील हो रहा था, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस कॉपर में तब्दील हो रहा है। लेकिन अगर जिंक के लिए देखें हम, तो जिंक 2 प्लस जिंक में तब्दील हो रहा था, तो ये माइनस 0.76 वोल्ट था। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इस केस में हम देख रहे हैं कि जिंक 2 प्लस जिंक में तब्दील नहीं हो रहा है, बल्कि जिंक 2 प्लस में तब्दील हो रहा है, और फिर ओवरऑल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इट इंडिकेट्स कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी रखती है, बशर्त कि दूसरा इलेक्ट्रोड इस मेटल आयन से नीचे वाले मेटल आयंस में आता हो। हमें इस सीरीज़ को देखने में ऐसा लगता है कि जिन भी मेटल आयंस का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, हाइड्रोजन न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, और जिनका भी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने मन से 0.0 मान लिया था, लेकिन हाइड्रोजन अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जिस पर कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटीज़ इक्वल हो जाती हैं। तो वो है E0 लगभग इक्वल टू 0.8 वोल्ट, जिस पर कि ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटीज़ और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ इक्वल हो जाती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।